हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यूनियन बजट आ चुका है और टैक्स स्ट्रक्चर को लेकर काफी सारे कंफ्यूजन। अब सबसे बड़ी बात, एज अ मिडिल क्लास पर्सन, एज अ कॉमन पर्सन, आपके लिए ओल्ड टैक्स रेजिम ज्यादा बेटर रहेगा कि न्यू टैक्स रेजिम? इस स्ट्रक्चर को दोनों को समझने के लिए आइए चलिए हम लोग और डिटेल में और एक एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं। मगर सबसे पहले हम न्यू टैक्स रेजिम की बात करेंगे। अब सरकार की मंशा क्या है? न्यू टैक्स रेजिम में सबको ले जाने। इसीलिए जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रेजिम ही एप्लीकेबल होगा। दैट मींस अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना चाहते हो तो वो आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। अभी तक क्या होता था? अभी तक ओल्ड टैक्स रेजिम ही बाय डिफॉल्ट आपका टैक्स स्ट्रक्चर कंसिडर किया जाता था, बट अब न्यू टैक्स के लिए आपको बाय डिफॉल्ट में ही जाना। अब न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम में टैक्सेस के पेमेंट में और नेट टैक्स लायबिलिटी में कितना फर्क आता है, आइए चलिए हम लोग इसको देखें। मैं अगर न्यू टैक्स रेजिम की बात कर रहे हैं, जैसे ये टैक्स स्ट्रक्चर्स हमारे सामने दिखाई देते हैं, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे एक कॉमन पर्सन की बात करता हूँ। भारत देश में लगभग 5 लाख से 20 लाख तक कमाने वाला एक इंसान नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। मैं क्या एग्जाम्पल के तौर पे 10 लाख रुपए कंसिडर करता हूँ। सपोज 10 लाख। अगर 10 लाख रुपीस को लेकर मैं बात कर रहा हूँ, एक व्यक्ति जो लगभग 80,000 रुपए महीना कमा रहा है और लगभग 9,60,000 10 लाख रुपए साल का कमा रहा है, तो उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा अगर वो न्यू टैक्स रेजिम के थ्रू जाता है? न्यू टैक्स रेजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड है, आपको मिलेगी। तो 50,000 रुपीज यहाँ आपके फ्लैट डिडक्ट हो जाएंगे और आपके पास बचेगा 9,50,000, 9,50,000 रुपए। ऑब्वियसली बात है, इसी 950 पे हमें इस न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से टैक्स पे करना होगा। अगर मैं न्यू टैक्स रेजिम को लेकर बात करूं तो 0 से 3 लाख पे आपको टैक्स नहीं देना है, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी ऑब्वियसली बात है निल हो जाएगी। नेक्स्ट फर्दर 3 लाख टू 6 लाख में 5% का टैक्स देना है। दैट मींस द डिफरेंस ऑफ 3 लाख एंड यू कैलकुलेट द 5%, तो आपके पास आ जाता है 15,000 रुपीज। नाउ नेक्स्ट 6 लाख टू 9 लाख, 3 लाख का डिफरेंस है, 10% निकालेंगे, 30,000 रुपीज आपके पास है। हमारी इनकम 9 लाख से भी ऊपर गई। हमारी इनकम कितनी गई है? 9,50,000, 950। दैट मींस 50,000 ज्यादा। 50,000 का अगर मैं 15% निकालता हूं तो आता है 7,500 रुपए। इनको ऐड कर लिया जाए, इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 52,500 रुपीज। जैसे आपको पता है अभी तक हम लोग एजुकेशनल सेस पे कर रहे हैं 4% के रेट से, यहां पर भी आपको पे करना पड़ेगा, प्लस एजुकेशनल सेस एट द रेट ऑफ 4% ऑन द नेट टैक्स पेबल। जो नेट टैक्स पेबल होगी हमारी 52,500, उसी पे ही 4% कैलकुलेट होगा। इसका 4% आ जाएगा 2,100। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी आपकी कितनी बनी? 54,600 रुपीज अकॉर्डिंग टू द न्यू टैक्स रेजिम। नाउ यहां तक तो बात क्लियर हो गई कि अगर एक नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन है, 10 लाख रुपए कमा रहा है, तो उसे 54,600 टैक्स पे करना पड़ेगा। दैट्स करेक्ट। बट अगर हम एक पुराने फाइनेंशियल प्लानर्स हैं, काफी लंबे समय से इनकम टैक्स पे करते आ रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंगली हमने अपना फाइनेंशियल स्ट्रक्चर तैयार कर रखा है, अपने इन्वेस्टमेंट्स तैयार कर रखे हैं, तो क्या ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको टैक्स लायबिलिटी में कुछ रिलीफ मिलेगा या न्यू टैक्स लायबिलिटी ही फायदेमंद है? आओ चलो देखें। सपोज यहां पर भी वही 10 लाख रुपीस हम कमा रहे हैं, आप कमा रहे हो। अब एक नौकरी पेशा इंसान जो कहीं जॉब कर रहा है, जो कहीं सैलरीड है, उसे 16(1) में एग्जेम्पशन मिल जाता है। मैं 50,000 यहां माइनस कर देता हूं तो हमारे पास बचेगा 9,50,000। अभी मैं एचआरए के डिडक्शंस को लेकर कोई बात नहीं कर रहा हूं और जो पुराने डिडक्शंस है उनको लेकर कोई बात नहीं कर रहा हूं। अभी मैंने सिर्फ नॉर्मली एक 16(1) माइनस किया और मैं सीधे डिडक्शन का टॉपिक पकड़ता हूं, यानी जहां पर एक टैक्स पेयर को, एक असेसी को, एक इंडिविजुअल पर्सन को कुछ रिलीफ मिलते हैं, डिडक्शंस मिलते हैं। बहुत सारे लोग अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए LIC की पॉलिसियां कराते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स लेते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना में पैसे लगाते हैं, और भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं, PPF है जहां पर पैसा लगाते हैं और 1.5 लाख रुपए तक की छूट पाते। आपको पता होना चाहिए न्यू टैक्स रेजिम में 80s की कुछ स्पेसिफिक डिडक्शंस को छोड़ के बाकी मेजर डिडक्शंस कोई भी अलाउड नहीं है। तो 80C सिर्फ ओल्ड टैक्स रेजिम में ही आपको मिलेगी और वो आपको मिल जाती है पूरे 1.5 लाख रुपए। सपोज हमने वो
पूरे एंजॉय कर लिए, पूरे हमने अवेल कर लिए। तो अवेल करने के बाद हमारे पास 8 लाख रुपए की टैक्सेबल इनकम बचेगी। एक पर्सन, एक नॉर्मल पर्सन अपने को और अपनी मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, बहुत सारी बीमारियों से प्रोटेक्ट करने के लिए मेडिकल इंश्योरेंस कराता है नॉर्मल इंसान, और नॉर्मली ये कराया भी जाता है। मान लो उसने 10 लाख तक की पॉलिसी ली, तो 25,000 रुपए का एक मैं टेंटेटिव प्रीमियम ले रहा हूं, तो उस पर भी हमें छूट मिल जाएगी। 80D में हमें सपोज 25,000 रुपए की छूट मैंने अवेल कर, तब मेरे पास इनकम कितनी बची? तब मेरे पास बचा 7,75,000 रुपीज। अब एक हाइपोथेटिकली अगर मैं बात करूं, तो मान लीजिए मेरे बच्चे हैं और बच्चे मेरे हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, तो आजकल एजुकेशनल लोन एक कॉमन सी बात है। तो अगर एजुकेशनल लोन भी आप ले रहे हो, तो वहां पर आपको छूट मिलेगी, उसके इंटरेस्ट पे आपको छूट मिलेगी। सपोज मैंने वो भी अवेल कर ली और 80A में छूट ले ली 1 लाख रुपए की, 6,75,000 रुपीज। अब मेरी नेट टैक्सेबल इनकम बची। मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक आम इंसान जो भी पैसे कमाता है, वो कहीं ना कहीं या तो बचत की स्कीमों में या कुछ खर्च करता है, या उनकी कुछ कमाई होती है जिन्हें उसे डिडक्शंस भी मिलती है और वो एंजॉय करता है। और उसी एग्जांपल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं आसान शब्दों में। 675 के बाद सपोज मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सरकार इसको भी प्रमोट करने के लिए 80EV में छूट मिलती है। अगर आपको पता होना चाहिए, न्यू टैक्स रेजिम में ये छूट नहीं मिलेगी। सपोज मैंने एक ईवी खरीदा और ईवी पे मुझे 1.5 लाख तक की छूट मिल गई। हालांकि 80EV के लिए एक सेपरेट वीडियो है, आप उसको भी देखें। 80EV में सपोज मैंने 1.5 लाख तक की छूट ले ही ली, पूरी छूट ले ली। अब मेरे पास क्या बचा? अब मेरे पास बचा 5,25,000 रुपीज। अब 5,25,000 रुपीज बचे, और सपोज मैंने कुछ डोनेशन कर दी 80G में, मैंने डिडक्शन ले ली, वो भी मुझे अप्लाइड है। सपोज 80G में मैंने डिडक्शन कर दी, और 80G में जो डोनेशन की मैंने मान लिया 25,000 रुपए ही डोनेट कर दिए, तो मेरे पास क्या बचा? 5 लाख रुपए। हालांकि अभी तो मैंने और डिडक्शंस के बारे में बात ही नहीं की। मैंने रेजिडेंशियल हाउस की डिडक्शन जो 2 लाख रुपए तक मिल जाती है, और अगर EEA में आते हैं तो 1.5 लाख तक की मिलेगी। साथ ही साथ बहुत सारी इनकम्स होती हैं जिन पे भी हमें डिडक्शन मिलती है। तो खर्चों वाली डिडक्शंस नहीं, 80s में कुछ इनकम को लेकर भी डिडक्शंस है, लाइक 80TTA, QQB, है ना, 80U डिसेबल्ड पर्सन के लिए, उनके बारे में तो मैं जिक्र ही नहीं कर रहा हूँ। यानी अगर आप उसमें भी अप्लाई होते तो वहां भी डिडक्शंस मिल जाती है। खैर, सपोज मान ली मेरी 5 लाख रुपए ही इनकम बच रही है यहाँ पर, तो 5 लाख के हिसाब से मेरा टैक्स क्या बनेगा? 0 से 2.5 लाख पे हमको कोई टैक्स नहीं देना होगा, नील होगा। ऑब्वियस सी बात है, 2.5 लाख से 5 लाख जो मेरी इनकम जा रही है उससे 5%, यानी सिर्फ 12,500 रुपए टैक्स प्लस सेस 4% ही हमें एप्लीकेबल होगा, जो 54,600 के मुकाबले बहुत कम है। और यहाँ पर हम डिडक्शंस और भी ले सकते हैं और भी एंजॉय कर सकते हैं, जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो एज अ ओल्ड फाइनेंशियल प्लानर, या फिर अगर आपका सेविंग का टेम्परामेंट है, तो वहां पर लगता है कि ओल्ड टैक्स रेजिम से टैक्स देना एक मिडिल क्लास, एक कॉमन पर्सन के लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा रादर देन न्यू टैक्स रेजिम। तो जब तक सरकार आपको ओल्ड टैक्स रेजिम के थ्रू टैक्स पे करा रही है, असेस करा रही है, तब तक मेरा रिकमेंडेशन है कि आप ओल्ड टैक्स रेजिम से अपना टैक्स को भरें, ITR फाइल करें और काफी सारे पैसों को बचाएं। होप इस पूरी एनालिसिस से आपको ओल्ड और न्यू टैक्स रेजिम में डिफरेंस क्लियर हो गए होंगे, और टैक्स कैसे पेबल किया जाएगा और कौन सा प्रॉफिटेबल होगा ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, बाय, थैंक यू।